चैप्टर 2 बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन में ला देती है। तो ये 5 दोस्त कहाँ जा रहे थे? पन्ना से जबलपुर। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। वृद्धावस्था में इस बुढ़ापे में से कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? आप ये देख सकते हैं पूजा बस की कितनी बुरी हालत है। आगे देखिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय में ज्यादा रिलायबल है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। एक्चुअली ये बस बहुत पुरानी थी और बहुत बुरी हालत में थी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं अब जो लोग इस पर सवार हैं वो वहाँ अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। पूरी बस ऐसे बहुत बुरी तरह से शिवर कर रही थी, उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट था। ठीक है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि उस टाइम जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तब बहुत बहुत पुरानी बात हो चुकी है, 1920s 1930s के आसपास की बात है, मतलब बस इतनी पुरानी रही होगी। फिर और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया के लोगों ने आंदोलन किया था उनसे स्वतंत्र होने के लिए। ओके, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। वो इतनी ज्यादा बस हिल रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पे लाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, मीन्स दूध की बोतल लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। क्योंकि बस बहुत पुरानी थी तो वो फास्ट चल ही नहीं सकती थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब उसको ऐसा लगता कि शायद ये बस अगर इस झील में गिर गई तो शायद वो ड्राउन हो जाएगी, गोता लगा जाएगी, राइट। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, मतलब हमें गिल्टी हो रहा था कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं
उन्हें अब ये लगने लगा कि हम इस बेचारी वृद्धा पर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब सूना इलाका। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मीन्स आंखों की रोशनी जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। क्यों उसने श्रद्धा भाव से देखा था लेखक ने? क्योंकि अब उसे उस बेचारे हिस्सेदार पर भी तरस आ रहा था कि वो इतनी पुरानी बस, इतनी बेकार बस को इतनी पेशेंस से कैसे चलाता आ रहा है। क्योंकि उसकी भी हिम्मत है कि इतनी पुरानी चीज़, इतनी यूजलेस चीज़ को भी वो आज तक यूज़ करता चला आ रहा है। ओके, वे टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब बहुत कम देखने को मिलती है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि वो इतना बलिदानी था ना, इतना साहसी था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, है ना। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पना पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। पना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उन्होंने कभी भी पहुंचने की वहां उम्मीद छोड़ दी थी। पना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधा इस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यहाँ पे जो लेखक है, इनका ये कहने का मतलब है कि अब वो इस बस से इतना ज़्यादा सेटल डाउन हो गए थे। अब इस पुरानी सी बेकार सी बस में उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी किसी वृद्धा दादी या माँ की गोद में बैठे हैं। तो वो बहुत आराम से, बहुत सेटल डाउन हो गए, बहुत रिलैक्स होकर अब वो बैठ गए थे। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम दुख मनाएं, कि अब हम खुश होएं, कि अब हम क्या करें, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। राइट, हरिशंकर परसाई द्वारा। Hello children, in my videos I read the chapter for you as it is very important for you so that you can go through the chapter with me, and this will definitely help you gain good marks in your exams. And if you will revisit my videos, it will help you in recalling when you are sitting in the exam and giving your paper, and you will also memorize the chapter thoroughly.